फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। ये मेरा चैनल है। ये पीसीएस को टारगेट करने के लिए है। ये वन डे एग्ज़ाम भी आप इससे टारगेट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको टू द पॉइंट और वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में ये चैनल फ़ायदा पहुंचाए। और जैसे कि आपको पता है यूट्यूब चैनल पर भरमार है इंफॉर्मेशन की, बट वहाँ पर आप क्लैरिफाई चीज़ों को एक टॉपिक पढ़ने बैठ गए तो पूरा एक दिन लग जाता है उसको, या तो इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया जाता है या आपको इतने वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में दिया जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आता कि अगर इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें आ गई तो आप कैसे कवर करेंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है और ये सीरीज़ भी। अभी हम पहले टारगेट करेंगे जो भी करंट चीज़ें चल रही हैं पॉलिटी की, और पॉलिटी को ही मैं टारगेट करूँगी सबसे पहले। कॉन्स्टिट्यूशन और पीसीएस का जो सिलेबस है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आपको टू द पॉइंट मटेरियल मिलेगा और मतलब कोशिश तो यही रहेगी कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बल्कि यहाँ की आपको लगे कि रेलेवेंट चीज़ें आपको मिली है। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में, मेंस में, रास में, इसके अलावा आपको हेल्प करेगा यूपीएससी के मेंस में भी थोड़ा बहुत। इसके अलावा आप जो आजकल वन डे जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें भी ऊपर से कुछ नहीं आ रहा है, आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज होने की ज़रूरत होती है, तो सभी तरह के एग्ज़ाम में ये हेल्प करने वाली है सीरीज़। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज जाति जनगणना। आपको पता ही है ये क्यों चर्चा में है। पिछले एक डेढ़ साल से हम लगातार सुन रहे हैं अपोजिशन से कि उनको जाति जनगणना करानी है। तो सरकार या राजनीतिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समितियां, उन्होंने भी अपनी अनुमति दे दी है। तो जनगणना है क्या? अनुच्छेद 246 में ये संघ सूची का विषय है, यानी केंद्र और राज्य दोनों इस विषय पर डाटा कलेक्शन या जो भी है जनगणना जिस तरह से कराना चाहते हैं वो, या कानूनी रूप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जो जनगणना है, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो गृह मंत्रालय कंडक्ट कराता है। और जो जनगणना अधिनियम 1948 है, उसने ये बताया है कि हर 10 वर्ष में जनगणना होनी अनिवार्य है। हालांकि पिछली 15वीं 2011 में हुई थी, उसके बाद 16वीं अभी तक नहीं हुई है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता था, लेकिन क्योंकि कोरोना का काल था तो सरकार कंडक्ट नहीं करा पाई है। तो अभी ये 2026 आई थिंक अक्टूबर से ये स्टार्ट होगी और 2027 में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो जनगणना के डाटा आपको मिलेंगे वो 2027 से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये काम है किसका? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और जनगणना कमिश्नर है, वो तैयार करता है जनगणना को। उद्देश्य क्या है कि देखो, डाटा कलेक्शन का उद्देश्य मेनली भाई टारगेट करना होता है कि हमें क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, किन लोगों के लिए करनी है। तो ये सारी चीज़ें तभी बनती है जब हमारे पास कोई डाटा हो। तो बेहतर योजना और नीति निर्माण के लिए, और उन लोगों के लिए जो नीचे हाशिए पर है, या हमारे देश के विकास में क्या ज़रूरत है, कौन से टारगेट्स फिक्स होने चाहिए, उससे रिलेटेड बहुत सारे कार्यक्रम बनते हैं। उनका जो प्रबंधन और आंकलन करना होता है वो इसी डाटा पर फोकस्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अभी तक हमने ये बात की जनगणना के बारे में बात की है। अब बात आती है जाति जनगणना के बारे में, कि क्योंकि थोड़ा सा पहले आप जाति जनगणना से पहले आप थोड़ा इंट्रो दोगे कि ना जनगणना है क्या। तो अब जो नेक्स्ट है, जो वो है कि जाति जनगणना क्या है। तो नागरिकों की जाति की पहचान, जैसे कि आपको पता है भारत देश जो है वो जाति को टारगेट करता है ना। तो जाति होनी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर जाति है, आपकी क्या जाति है, आप ऊंची जाति से हो, आप नीची जाति से हो, आप पिरामिड में कहाँ पर स्टैंड करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे देश में सामाजिक व्यवस्था में, और ये बहुत पुराना चल रहा है। तो इससे हम डिनाई नहीं कर सकते, ये वास्तविकता है देश की। तो जाति जनगणना या जो जनगणना है उसकी एक बैकग्राउंड है, उसकी एक पृष्ठभूमि है। सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो ने ये स्टार्ट किया था प्रोसेस, लेकिन ये बहुत ही कम जगह पर। जैसे कि आपको पता है कि जब हम कोई भी पॉलिसी स्टार्ट करते हैं वो बहुत छोटे से क्षेत्र से शुरू करते हैं। अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है और रेलेवेंट होती है तो ही हम व्यापक रूप उसको प्रदान करते हैं।
तो ऐसा ही 1881 में इसको व्यापक रूप में पूरे देश में जनगणना कराई गई लॉर्ड रिपन द्वारा। ठीक है, तो 1931 में ये लास्ट जाति जनगणना हुई थी। फिर हम आज़ाद हो गए 1951 में, वहां से हमने बंद कर दी जाति जनगणना, सिर्फ एससी और एसटी को हम कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, तो इसके बाद 1961 में एक कानून आया जिससे कि अनुमति मिली राज्यों को कि वो ओबीसी का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ओबीसी के लिए अलग से योजनाएं अपने राज्य में बना सकते हैं। जैसा कि हमने पीछे बात की थी कि ये संघ सूची का विषय, तो राज्य को ये अनुमति प्रदान कर दी गई। उसके बाद 2011 में डाटा कलेक्शन हुआ सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना का, लेकिन वो सिर्फ डाटा कलेक्ट ही रहा, इसको रिलीज नहीं किया गया, तो इसलिए यूज भी नहीं हो पाया वो बहुत सारे पॉलिसीज में। ओके, अब आप बात करेंगे कि फिर जाति जनगणना की मांग अब आजकल क्यों उठने लगी है और किन्होंने उठाई है। तो पिछले 1-2 साल से आपने देखा होगा कि कुछ अपोजिशन के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस मुद्दे को उठा रही हैं। तो इसमें अगर नाम मेंशन करने हैं तो आप आरजेडी, डीएमके, जेडीयू, सपा और आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को गिना सकते हो कि इन सब ने बहुत समर्थन किया है। इवन 2024 के घोषणा पत्र में भी इन्होंने कहा था अगर इनकी सरकार आती है तो ये जाति जनगणना कराएंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है यानी कि जो कमीशन है ओबीसी का, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी सरकार से। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की थी कि ये राज्यों को अनुमति दे दी गई थी ओबीसी का डाटा कलेक्ट करने के लिए, जनगणना करने के लिए, तो कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने ये डाटा कलेक्ट किया है। उनमें बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना ने ये डाटा कलेक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दाखिल हुई कि जाति जनगणना कंडक्ट कराए और सरकार को निर्देश दे सुप्रीम कोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको करने से इनकार कर दिया क्योंकि इनको लगा सुप्रीम कोर्ट को कि विधायी मुद्दा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि विधायी मुद्दा है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। एक तरह से इनडायरेक्टली इन्होंने जो बोल है वो विधायिका के पाले में डाल दी कि भाई आपको कराना चाहिए, हमारे यहाँ पर लोग ना आए, देख लीजिए आप। तो इतनी सारी चीजें होने के बाद सरकार ने सोचा चलो कराते हैं हम जाति जनगणना। अब आवश्यकता क्यों हुई भाई, इनके पीछे जो ये लोग कह रहे हैं कि करानी चाहिए, कोई आवश्यकता या तर्क तो देंगे ही ना भाई, क्यों है जरूरी। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो है सामाजिक रूप से, हर जाति का अधिकार है देश पर, हर नागरिक का अधिकार है देश पर, तो उनकी जो सामाजिक स्थिति है उनको ज्ञात करने का, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने का एक तरह से कर्तव्य है सरकार का। इसलिए ओबीसी, एससी और एसटी की वास्तविक स्थिति और पहचान के लिए जाति जनगणना की आवश्यकता। उसके अलावा सकारात्मक कार्यवाही हेतु, यानी कि लोगों को एक सकारात्मकता दिखनी चाहिए देश की नीतियों में कि वो उनके लिए बनी हुई है, ऐसा उन्हें ना लगे कि उनका समावेशन नहीं है या उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। तो आरक्षण व्यवस्था को युक्ति संगत बनाने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि एससी एसटी में कुछ जातियां हैं जो आरक्षण का पूरा फायदा उठा ले जाती हैं, जबकि बहुत सारी जातियां बहुत वर्स्ट कंडीशन में अपना जीवन यापन कर रही है, जबकि उनको आरक्षण है, वो चाहे तो वो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उनकी स्थिति इतनी दयनीय होती है कि वो जो बिल्कुल बेसिक कंडीशंस हैं उनको भी वो गेन नहीं कर पाती, जिस वजह से आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते हैं या उनको जानकारी ही उपलब्ध नहीं है। तो उनका समावेशन करने के लिए और जो उनकी जो बहिष्करण की समस्या है उनको दूर करने के लिए बहुत सारी नीतियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए भी डाटा कलेक्शन इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है। उपवर्गीकरण, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह पे जो लास्ट आई थिंक इनका आरक्षण से रिलेटेड जस्ट ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, वो यही था कि एससी का उपवर्गीकरण हो, ऐसा ना हो कि आपकी कुछ जातियां जो हैं वही सारा लाभ ले जाए नौकरियों में। तो
कई स्टेट्स ने, बल्कि सभी स्टेट्स का काम है ये, अब उपवर्गीकरण करे कि जो जातियां एससी और एसटी के अंदर ज़्यादा लाभ ले चुकी हैं, जिनकी सामाजिक और फाइनेंशियल स्थिति है वो सुदृढ़ हो चुकी है, तो उनको थोड़ा सा पीछे ले जाया जाए। जो दबी कुचली या जो पीछे रह गई हैं जातियां, उनको आगे लेकर आया जाए, जिससे कि उनका भी विकास और उनको भी आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके। बट ये अभी एक लिमिटेड वे में है, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है पहले डाटा कलेक्शन की एग्जैक्ट स्थिति क्या है। जैसे कि एक बच्चा है, स्कूल में जा रहा है वो, और उसके सिर्फ आप रिपोर्ट कार्ड देखने से नहीं पता लगा सकते हो कि उसकी कितनी डेवलपमेंट हुई है स्कूल में, या उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसको नहीं। उसको शुरू से लेकर आखिर तक देखना पड़ेगा कि उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। वो घर से जब निकलता है और रात को घर तक पहुंचता है, बीच में करता क्या है, कैसे वो सीख रहा है, किन चीज़ों को वो एग्जीक्यूट कर रहा है सीख कर, उसका डेवलपमेंट क्राइटेरिया क्या है, और उसको क्या बुरी आदत है, क्या अच्छी आदत है। तभी उस बच्चे का पूरी तरह से आंकलन किया जा सकता है। सिर्फ स्कूल के रिपोर्ट कार्ड से उसका आंकलन नहीं किया जा सकता। यानी उसकी पूरी गतिविधियों का एक डाटा कलेक्ट करना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसी तरह से सेम सेम है कि हम सभी सामाजिक स्थितियों से अवगत हों, जितने भी हमारे यहाँ पे जातियाँ हैं, जितने भी हमारे नागरिक हैं। तो इसलिए मतलब एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है उनके अंदर सकारात्मकता का, अ, एक तरह से मतलब सकारात्मकता उनके अंदर डालने के लिए, कि उनको यकीन हो जाए कि वो भी इस जीवन में आए हैं तो उनका भी एक कोई उद्देश्य है, उनको भी लोग पूछ रहे हैं, उनकी भी सरकार है, उनका भी योगदान है देश के डेवलपमेंट में। और एक तरह से मतलब नकारात्मकता से वो दूर रहें। अनदर फैक्टर जो है वो है राजनीतिक, कि राजनीतिक आवश्यकता भी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हर अ, वर्ग का प्रतिनिधित्व राजनीतिक रूप से। एससी और एसटी के लिए तो ऑलरेडी आरक्षण है, बट उनका भी उनकी जनसंख्या के हिसाब से है, यानी ये कम है कि ज़्यादा है, वो भी देखना है। यानी कि हर वर्ग को उनका प्रतिनिधित्व मिले, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसा ना हो कि एक ही वर्ग अ, हर जगह दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर महिलाएं 50% है तो 50% महिलाएं हर जगह दिखनी चाहिए, है ना? क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व अगर कम होगा तो उनका योगदान कम होगा, योगदान कम होगा तो हमारे देश के लिए ही नुकसान है। इसी तरह से सब वर्ग जब ऊपर उठेंगे तो देश का ही विकास संभव होगा। अनदर फैक्टर इज प्रशासनिक। देखिए, अगर डाटा कलेक्शन हो जाता है तो सबकी विभिन्न स्थितियों के बारे में पता चलता है, और उनके लिए सही नीति निर्माण और उनका कार्यान्वयन किया जाना संभव हो पाता है। उनके जो संसाधन आवंटन है, उसकी प्रक्रिया, जो कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ है, वो, और उन जो कार्यक्रम है जो अ, दलित लोगों के लिए, या जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने लोग हैं, इनकी ज़रूरतें क्या हैं, उन सब का कार्यान्वयन भी प्रभावी रूप में किया जा सकेगा। उसके बाद है नैतिक जिम्मेवारी भी है हमारे देश के नागरिकों के लिए, देश के वर्ग के लिए, कि जो शोषित हुए हैं, अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो उनको उनका सही स्थान मिले, उनको न्याय मिले। तो उनका एकमात्र तरीका यही है कि डाटा कलेक्ट करके उनकी पोजीशंस और उनकी एक तरह से जगह जो है उनको प्रदान की जाए, जिससे कि वो अपनी स्थिति का अच्छे से आंकलन करके देश के विकास में और अपने वर्ग के विकास में योगदान दे सके। अब बात आती है कि जाति जनगणना के विरुद्ध तर्क क्या है। ये तो था कि आवश्यकता क्यों है, तो आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा एक तरह से व्यापक रूप में हम देख पाए कि क्यों ज़रूरत है भाई जाति जनगणना की। अब बात है इसके विरुद्ध भी तर्क है, कि ऐसा नहीं है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है और फिर हम नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे ना करने के भी तर्क हैं। तो सबसे पहला तर्क जो दिया जाता है वो दिया जाता है कि जो हमारा पिरामिड है जाति का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि जब एक तरह से जो पिरामिड है, ऊपर से नीचे, नीचे से एक तरह से हायरार्की चल रही है, वो जब डिस्टर्ब होगी तो भूचाल तो आना पॉसिबल है ना? दूसरा है पूर्वाग्रहों को जन्म और सामाजिक विभाजन और सद्भाव खंडित। जब लोगों को
अगर हम आरक्षण की ही करें तो ऑलरेडी हमारे देश में सद्भाव खंडित हो जाता है टाइमली। जब बहुत सारे रोजगार नहीं मिलते हैं लोगों को आरक्षण की वजह से, जो योग्य बच्चे हैं उनको नहीं मिलता है, तो उनको यही लगता है कि आरक्षण वजह है, जबकि ये सच नहीं है। सच के गर्भ में जाने के लिए आप किसी दिन और दिन देखेंगे और आपको पता भी होगा कि आरक्षण इसका कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। उनमें से थोड़ा बहुत अ, वो मान सकते हो, बट वो एक रेलेवेंस नहीं है उसका, क्योंकि सब उन लोगों को भी अपनी जगह चाहिए ना। वो इतने दिनों से अ, ऐतिहासिक रूप से देखा जाए या उनको अभी भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। वो जिन तबकों से निकल कर आते हैं, अगर वो पासिंग मार्क्स भी लेते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि उनके घर में पहला बच्चा है जो ग्रेजुएट होता है, फिर उसको नौकरी लगती है, तो उनको थोड़ी आपको सुविधा देनी पड़ेगी, आरक्षण के रूप में मान लो या फिर उनको स्कॉलरशिप के रूप में मान लो। तो वो देनी पड़ेगी, तभी वो खड़ा हो पाएगा। यानी कि एक छोटी हाइट के बच्चे को बराबर तक लाने के लिए उसको स्टूल देना ही पड़ेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बाकी का तबका है वहाँ पर पूर्वाग्रह बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि डिस्टर्ब हो जाती है पूरी सामाजिक संरचना। तीसरा जो तर्क है इसके विरुद्ध, वो है रोजगार और शिक्षण संस्थाओं का स्तर गिरेगा। जैसे कि आपको पता ही है कि जितनी भी मेरिट लिस्ट होते हैं उसमें जो कैटेगरीज हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा गैप हो जाता है कई बार। तो इससे जो स्तर को गिरने की जो बात की जाती है वो बहुत मतलब बड़ी बात है। ये तर्क बहुत ज़्यादा चलता है कि स्तर गिरेगा, लेकिन इसके भी एक्चुअली क्रियान्वयन पर डिपेंड करता है। अगर आप शैक्षणिक संस्थाओं को अ, या अपने एम को कि हमें सब बच्चों को बराबर की शिक्षा देनी है, बराबर की अपॉर्चुनिटी देनी है, स्टार्टिंग से ही करना है प्रोसेस शुरू, तो ये सरकार के हाथ की बात है स्तर नहीं गिरने देने का। तो वो पॉसिबल है, किया जा सकता है। बट खैर हम बात करें यहाँ पे विरुद्ध तर्क की, तो यहाँ पर ये इसके विरुद्ध तर्क दिया जा सकता है। नेक्स्ट है राजनीतिक लाभ के लिए गलत व्याख्या, वोट बैंक बढ़ाना। ये बात सही है कि जो भी सरकार इसको करेगी तो उसका वोट बैंक बढ़ता है। कोई भी सरकार होती, और अगर आप किसी एक वर्ग स्पेसिफिक के लिए कोई भी योजना लेकर आते हो तो वोट बैंक आपकी तरफ जाता है। तो ऑब्वियसली 70% ओबीसी है, अगर हम ओबीसी की ही बात करके चले तो सरकार को ये फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर उन्होंने गलत तरीके से क्रियान्वयन किया तो ये आगे हमारे विकास के लिए, हमारे देश के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, सामाजिक संरचना के लिए घातक हो सकता है। बेशक अभी वो वोट बैंक के लिए करें, तो इसकी सही तरीके से क्रियान्वयन, सही तरीके से डाटा कलेक्शन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर इज अन्य जरूरतमंद को आरक्षण का लाभ को अनदेखी की संभावना। देखिए सिर्फ वर्ग ही तो नहीं है ना हमारे देश में, हमारे देश में तो और भी तरह के, सिर्फ जाति एक वर्ग नहीं है ना। हमारे यहाँ तो विकलांग भी एक वर्ग है, महिला भी एक वर्ग है, ट्रांसजेंडर भी एक वर्ग है। तो इन लोगों के पास जो अभी सुविधाएं हैं उनमें कोताही बेसिकली, मतलब ये डेफिनेटली बढ़ती जाएगी, क्योंकि बजट तो एक ही है ना, पैसा तो उतना ही है, चाहे आप यहाँ दे दो या यहाँ दे दो। तो इनकी जो ज़रूरतें हैं, इनकी जो ज़रूरत एक तरह से अभी तक कैटर की जाती थी, वो अब नहीं हो पाएंगी उस तरह से जिस तरह से होनी चाहिए, या आगे और ज़्यादा इनको बजट में हिस्सा मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो सारा हिस्सा तो यहाँ चला जाएगा। तो ये भी एक विरुद्ध तर्क दिया जा रहा है। हालांकि इनको कैटर किया जा सकता है, क्योंकि महिलाएं भी तो उसी जाति में आएंगी ना, विकलांग भी तो जाति वर्ग में आएगा ना। खैर, बट यहाँ पे विरुद्ध तर्क देने की बात है तो हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब चुनौतियाँ क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है। चलो हमने विरुद्ध भी तर्क दे दिए और इसकी जरूरत के बारे में भी बात की, लेकिन चुनौतियाँ क्या है। चलो ये सब हम स्टार्ट, मान लो जाति जनगणना हो जाती है, फिर हम इसको एक क्रियान्वित रूप में भी लेकर आ जाते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो आएगी जाति व पहचान में। जब हम स्टार्ट करेंगे जाति की पहचान करने में, जाति जब जनगणना शुरू होगी, जब हम उसको डाटा कलेक्ट या डाटा कलेक्शन के रूप में स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, तो क्या प्रॉब्लम आएगी। देखो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी जाति और पहचान में विभिन्नता होगी। जैसे कि एक ही जाति है नाम से, लेकिन कहीं पर वो उच्च जाति है, जबकि दूसरी जगह वो
सेम नाम है, वहाँ पर वो दूसरी तरह की यानी कि बैकवर्ड क्लास में आ जाती है। तो सेन की बात हुई है यहाँ पे बंगाल में जो सेन है वो वहाँ पर ऊँच जाती है, जबकि जो सैन है लिखने में सेम है, लेकिन वो ओबीसी है। तो यहाँ पर जटिलता है ये। इसके अलावा जो सामाजिक शर्म के कारण बहुत सारे लोग सही जाति नहीं बताते, ये प्रॉब्लम आती है शहरों में। तो क्योंकि गाँव में तो ख़ैर एक-दूसरे की जातियाँ जानते हैं लोग, तो इतनी शर्म वाली बात उनको नहीं लगती है। लेकिन जो शहरों में है, मान लो आप देख रहे हो कि एक गेटेड सोसाइटी है, वहाँ पे फ्लैट्स है आस-पास, लोग शाम को पार्क में जाते हैं, तो आस-पास जब जनगणना होती है तो अ, वो लोग बहुत बार हालाँकि बहुत ही अ, देश के लिए एक शर्म की बात है कि लोग अपनी जाति बताने में शर्म महसूस करते हैं। इसके पीछे ख़ैर बहुत सारे रीज़न्स हैं, उनमें नहीं जाएँगे हम, लेकिन लोगों को बताने में तकलीफ़ होती है, वो सही जाति नहीं बताते हैं कि कहीं उनका सामाजिक दर्जा कम ना हो जाए। क्योंकि शहर में जब आप गए हो तो आप चाहते हो कि एक नई पहचान के साथ आप जिएँ, आपकी जो पृष्ठभूमि है जिससे कि आपको हमेशा एक तरह की नकारात्मकता फ़ील हुई है, उसको छोड़कर जाने की अपेक्षा आप रखते हो कि हम बाहर जाएँगे, अब हमारे पास मॉनेटरी लेवल पर हम सही स्थिति में हैं या नहीं भी हैं मॉनेटरी लेवल पे बट जाति को हम छोड़ जाएँगे, जिसकी वज़ह से हमें हमेशा एक इंसल्ट फ़ील हुई है। तो ऐसी स्थिति बहुत लोगों के बीच में रहती होगी डेफ़िनेटली, तो एक सही डाटा नहीं लिया जा पाएगा। नेक्स्ट जो चुनौती है वो है जो इतना बड़ा देश है, इतनी ज़्यादा जातियाँ हैं, जातियों में भी उपजातियाँ हैं, तो बहुत बड़ा डाटा कलेक्ट होगा। फिर उसकी गोपनीयता बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। तो ये गोपनीयता बनाए रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिससे कि इसका गलत फ़ायदा ना उठाया जाए, इसका मिसयूज़ ना हो। 2011 की जो जनगणना है, जब सामाजिक और आर्थिक जनगणना हुई थी, तो वहाँ पर बहुत सारी त्रुटियाँ हुई थी। इसी वजह से वो अभी प्रकाशित नहीं किया गया। तो यहाँ पर भी ये होने के चांसेज़ हैं, तो होना क्या चाहिए? बेसिकली इसका ये तो नहीं है कि हम इन चुनौतियों से डर कर भई जाति जनगणना ही नहीं कराएँगे। ये तो सही नहीं है कि आप डर गए हो प्रॉब्लम से, तो आपको एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे हम बढ़िया सॉल्यूशन कौन-कौन से निकाल सकते हैं? आगे की जो राह है, वो क्या हो सकती है? वो हो सकता है कि समाजशास्त्री हैं, उनको शामिल किया जाए। जो स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज रखते हैं लोग, उनकी लीडरशिप में अध्ययन हो कि भई किस तरह का क्वेश्चनेयर हो, किस तरह का सैंपल हो कलेक्ट करने के लिए, जिससे कि लोगों को सटीकता या अपनी जानकारी देने में प्रॉब्लम भी ना हो और एक सही तरीके से जानकारी उपलब्ध हो जाए। आंकड़ों की सटीकता और कठोर सत्यापन की आवश्यकता है, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो फील्ड में जाएँगे, वो सही से उसको कलेक्ट कर सकें। ये नहीं कि अ, कि कम लोग हों और एरिया उनको ज़्यादा दे दिया जाए, तो काम का बर्डन ज़्यादा होने की वजह से बहुत बार आँकड़े सटीक नहीं हो पाते क्योंकि वो डायरेक्ट कई बार घर पे ना जाके पड़ोसियों से आँकड़ा कलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे मैंने एक शहरी का एग्ज़ाम्पल दिया, तो शहर में एक दूसरे फ्लैट के बारे में जो दूसरा बंदा बता रहा है, वो वही बता रहा है जो पड़ोसी ने उसको खुद बताया है कि मैं इस जाति से बिलॉन्ग करता हूँ। लेकिन अगर जब जनगणना के लिए जो व्यक्ति है, जब वो डाटा कलेक्ट करेगा, जब वो खुद जाएगा उसके घर, तो वो हो सकता है कि सही जानकारी दे। लेकिन जब टाइम कम होता है और काम ज़्यादा होता है या एरिया ज़्यादा होता है और कर्मचारी कम होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है और आंकड़े सटीक नहीं आ पाते हैं। उसके अलावा जो अ, ध्यान देना चाहिए, वो देना चाहिए कि लोगों को पहले से ही साक्षर करना कि भई जनगणना या जाति जनगणना किस तरह से होने वाली है और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ें अगर पहले से बता दी जाए, तो जब डाटा कलेक्ट की प्रोसेस शुरू होगी, तो अ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना पूछने वाले को, ना बताने वाले को। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट जो नागरिकों में विश्वास जागृत करना सरकार द्वारा या अथॉरिटी द्वारा जो डाटा कलेक्ट कर रही है, कि भई आपकी जो जानकारी आपने दी है, उसको सीक्रेट रखा जाएगा और आप जो भी आप जानकारी दे रहे हो, आप सही दे सकते हो। इसके आपको
मतलब नुकसान नहीं होने वाले हैं। बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं देते अपनी जानकारी, तो उनको लगता है कि भाई अगर मैंने घर में बता दिया मेरे पास ये है, तो कहीं इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए। बहुत हैं जिनको लगता है कि इनकम मेरी ज़्यादा दिखेगी तो ये हो सकता है। ख़ैर ये तो एग्ज़ाम्पल था बचकाना, बट बहुत और भी रीज़न्स होते हैं कि वो अपनी सही स्थिति नहीं बताते। उनको लगता है कि कोई सरकारी जो उनको कल्याणकारी नीतियों में या कार्यक्रमों में शामिल किया गया है, कहीं वो फ़ायदा मिलना ना बंद हो जाए। सही उम्र नहीं बताते हैं लोग बहुत बार और सही अपने जो घर के जो मेंबर्स हैं, कई बार उनके भी नंबर ऑफ एक तरह से कि कितनी एज है वो तो है ही, इसके अलावा फैमिली मेंबर्स कितने हैं उनके घर में। कई बार लड़कियों को नहीं गिनाते हैं वो, कई बार बूढ़े लोगों को नहीं गिनाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को कराने के लिए ना उनके अंदर विश्वास जागृत करना बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप सारी चीज़ें मेंशन कराओगे तो। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पर कि भाई इतनी सारी जो हमने महाभारत रामायण की है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला है? वो भी आपको लिखना पड़ेगा अगर आप मेंस को टारगेट कर रहे हो। अगर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस आप दे रहे हैं तो भी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो निष्कर्ष में आप डाल सकते हो कि बेशक ये एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और विविधतापूर्ण और जो भी सामाजिक असमानताएं हैं, उनको फोकस करने के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरह से काम करेगा। जो हमारा वास्तविक विकास है, समग्र विकास है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन साथ में इसके लिए ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी हो, सीक्रेसी हो और जो उद्देश्य है उसकी स्पष्टता लोगों के बीच में होनी चाहिए। और जब डाटा कलेक्ट हो जाए फिर उसका क्रियान्वयन भी उसी तरह से होना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मान लो अभी थोड़ी सटीकता ना भी आए, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम जाति जनगणना हो तो स्पष्टता हो उस या सटीकता मिल पाए उन आंकड़ों में। क्योंकि जब लोगों को लगेगा कि इसका फायदा मिल रहा है, उन लोगों को उचित क्रियान्वयन हो रहा है, तो वो सही से अपनी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। डिस्क्रिप्टिव वे में भी आप लिख पाएंगे और अगर फैक्चुअल बेसिस क्वेश्चंस आ गए तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।